जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मेजर गर्ल्स क्लासेस के इस YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार वर्मा, मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं फिजिक्स। और अब हम लोगों को आगाज कर देना है 16 अप्रैल के एग्जाम की प्रैक्टिस सेट की। और उसी प्रैक्टिस सेट के सेशन में मैं लेकर के आया हूं आप सब लोगों के लिए फिजिक्स का मॉडल पेपर, जिसमें हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चंस देखेंगे। और ये मॉडल पेपर हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को डे बाई डे आपको अपडेट मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कमर कस लीजिए, हम लोगों ने आगाज कर दिया है और अंजाम तक पहुंचा करके छोड़ेंगे। तो मेजर गर्ल्स क्लासेस के इस YouTube चैनल पर जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आप पा सकते हो। तो चलिए आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का मॉडल पेपर, जिसमें 25 क्वेश्चंस आते हैं, जहां पर आपको स्कोर करना है, न कि केवल कट ऑफ पार करना है। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 90 प्लस से अगर कम नंबर आते हैं तो फिजिक्स में पेपर कुछ नहीं किया। तो जल्दी से जल्दी तैयार हो जाइए और स्टार्ट कीजिए अपने क्वेश्चंस को करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं ये लेकर के आया हूं। देखेंगे, किसी कण के विस्थापन का समीकरण S = 3t³ और प्लस 7t² एंड समथिंग दिया हुआ है। एट t = 1 सेकेंड पर कण का त्वरण क्या होगा? तो हम लोगों को एक्सेलरेशन निकालना है। इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय S = समथिंग इतना, इट्स एक्सेलरेशन एट टाइम t = 1 सेकेंड निकालना है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन? मेरे प्यारे बच्चों, एक्सेलरेशन होता क्या है? तो एक्सेलरेशन के लिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन यहां पर देखना हो, A = क्या होता है? A = होता है dv/dt। A = होता है dv/dt। और अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो d2s/dt², यानी दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले वेलोसिटी निकालें, तो वेलोसिटी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 90। हम लोग क्या लिखेंगे भैया? 90। 9t² प्लस 14t प्लस 14। एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 18t प्लस 14 प्लस 0। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एट t = एक्सेलरेशन एट t = 1, तो 18 प्लस 14 यानी क्या हो जाएगा? 32 मीटर पर सेकेंड। मेरे प्यारे बच्चों, पर सेकेंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो बेटा, हमारे पास यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसका आंसर डी हो गया। और क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों को कंसीडर नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हम लोग को सॉल्व करना है। जितना हमारे पास हो सकता है उतने हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसको देखने की कोशिश करेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कम समय में अगर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उतना ही बढ़िया रहेगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखें। I प्लस जे की दिशा में इकाई सदिश का मान होगा। द यूनिट वेक्टर अलोंग I प्लस जे। तो जल्दी बताइए, यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट कैप अगर हम लोग कहें, A कैप = क्या होता है? A वेक्टर डिवाइडेड बाई हमारे पास A वेक्टर का मॉड। तो हमने कह दिया कि A वेक्टर कितना है, हमने मान लिया कि A = दिया है I प्लस जे। मेरे प्यारे बच्चों, तो I प्लस जे = दिया है, ये A वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? A वेक्टर का मॉड, यानी हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी √2 हो गया। यानी A कैप = कितना हो गया हमारे पास? A यानी I प्लस जे डिवाइडेड बाई हमारे पास √2, यानी यूनिट वेक्टर जो होगा ऑप्शन सी होगा। तो जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर मैच भी करिए मेरे प्यारे बच्चों, और मिला करके लास्ट में ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। वेक्टर से भी क्वेश्चन आते हैं, वेक्टर का तो हमारे पास एप्लीकेशन से क्वेश्चन ज्यादातर आएगा और क्वेश्चन को समझना भी जरूरी है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु में वायुयान व पक्षी के मध्य टक्कर, वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल, माने हवा में चल रहे हैं और पक्षी और एरोप्लेन टकरा जा रहा है तो किस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा? इन एयर कोलिजन बिटवीन एरोप्लेन एंड अ बर्ड, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बर्ड एज कंपेयर टू दैट ऑफ एरोप्लेन। मतलब क्या पूछ रहा है कि एरोप्लेन और पक्षी के बीच में अगर हमारे पास टक्कर होती है तो फोर्स किसको ज़्यादा लगेगा? जल्दी से बताइए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को बताइए। देखो बेटा, इस क्वेश्चन का मैं आंसर ये बता रहा हूँ। देखो, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर मुझे किसी ने अगर ऐसे चाटा मारा है तो जितना फोर्स मेरे गाल पे लगा है उतना ही फोर्स हमारे हाथ पे लगा है। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी दोनों पर हमारे पास क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? बराबर होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये चीज़, इसमें कंफ्यूज होने के चांस ज़्यादा रह सकते हैं। भाई
फोर्स जो लगेगा, जितना एक्शन हुआ है उतना ही रिएक्शन होगा, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता है, अदरवाइज तो हमारे पास दूसरी ही चीज़ों पर हम लोग काम कर सकते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अप्रत्याशित टक्कर में निम्नलिखित में से क्या संरक्षित नहीं रहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंजर्व्ड इन द केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक का मतलब होता है बेईमान, और बेईमान में हमारे पास देखो, बेईमान हो चाहे ईमानदार हो, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मोमेंटम तो सब में कंजर्व रहता है, तो जल्दी से बताइए क्या कंजर्व नहीं रहता है इन इलास्टिक में? तो काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कंजर्व नहीं रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बी, बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी नहीं कंजर्व, नहीं ऐसा नहीं, नाइदर मतलब ऐसा नहीं होगा, केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी इसमें। टोटल एनर्जी फिर भी हमारे पास कंजर्व रहती है मेरे प्यारे बच्चों, तो टोटल एनर्जी के बारे में भी आप समझ सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, है क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक तरंग का समीकरण y = a sin ओमेगा t x/v - k दिया गया है, जहां ओमेगा कोणीय वेग, v रेखीय वेग तथा x दूरी है, तो k के लिए विमी सूत्र क्या होगा? इक्वेशन ऑफ अ वेव इज गिवन बाय इतना, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, v इज द लीनियर वेलोसिटी एंड x इज द डिस्टेंस। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ k क्या होगा? तो k का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इस चीज को हम लोग देखें तो हमने कहा कि देखो y = दिया है a sin ओमेगा x/v - k। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, देखो ये थीटा है, टोटल हमारे पास यहाँ से यहाँ तक क्या है बेटा? थीटा, और थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा फॉर्म करो, a sin हम लोग क्या लिख सकते हैं? ओमेगा x/v - ओमेगा इनटू में हमारे पास क्या हो जाएगा? k। तो मेरे प्यारे बच्चों ओमेगा का हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला t-1 होता है, और इसका कोई यूनिट नहीं होना चाहिए। क्या है? रेडियन है, रेडियन का डायमेंशनल फार्मूला 0 होना चाहिए। तो ओमेगा इंटू k = डायमेंशनलेस, m0 l0 t0 होना चाहिए। क्यों 0 होना चाहिए? क्योंकि रेडियन एंगल है, और एंगल का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। और अगर डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, इसका होता है t-1, और यहाँ पर हो जाएगा k = m0 l0 t0, यानी k = हो जाएगा t। और इसको लिखने का तरीका जो है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग m0 t0 l1 के फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं, यानी जो हमारे पास पावर होगा, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट, m0 l0 एंड t की पावर 1। तो मेरे प्यारे बच्चों ये इससे ऐसे डायमेंशन के क्वेश्चंस इसी टाइप्स के हमारे पास आएंगे। देखो बेटा, कभी भी हम लोग 5 रुपए और $5 को तब तक नहीं जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जब तक रुपए को डॉलर में ना बदल दिया जाए या डॉलर को रुपए में ना बदल दिया जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे यूनिट एंड डायमेंशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है हमारे पास, देखिए, यदि किसी पिंड का जड़त्व या गुण I और घूर्णन गतिज ऊर्जा E दिया है, तो इसका कोणीय संवेग क्या होगा? तो पहले तो हम लोगों को इसका एनर्जी मालूम होना चाहिए कि गतिज ऊर्जा कितनी है। इफ I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड E इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी, देन इट्स एंगुलर मोमेंटम विल बी। तो मेरे प्यारे बच्चों हड़बड़ी नहीं करना है, हड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करना है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और चलना है। हमने कहा कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है फॉर्मूला वो क्या होता है? मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रोटेशनल की बात किया जाए तो क्या होता है? हाफ I ओमेगा स्क्वायर, लेकिन हम लोग जानते हैं I इंटू ओमेगा, और ओमेगा के टर्म्स में हम लोग लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? L/2I। L क्या है? एंगुलर मोमेंटम। तो L इज टू काइनेटिक एनर्जी इज टू कितना दिया है भाई? L इज टू हो जाएगा √2I इंटू काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू दिया है E के बराबर दिया है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2I इंटू E। यानी कौन सा ऑप्शन सही है मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोगों को ये कमेंट जरूर करना है कि आपने कितने सही क्वेश्चन किए और कितने गलत क्वेश्चन किए हैं, या फिर आपकी एक्यूरेसी कितनी है, और बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना है मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कोयले की खदान समुद्र तल तथा पर्वत की चोटी पर किसी वस्तु के भार क्रमशः W1, W2 तथा W3 हैं। कैसे सोचेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है और कैसे इसका आंसर देखेंगे, ये चीज़ें भी हम लोग को समझना है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट in the coal mine, sea level and the top of the mountain are W1, W2 and W3 respectively. Then हम लोग ये कहेंगे भैया देखो, पृथ्वी सतह के ऊपर जाएंगे तब भी G का मान घटेगा, और पृथ्वी सतह के नीचे जाएंगे तब भी G का मान घटेगा। तो हमने ये कह दिया कि सरफेस पर सबसे मैक्सिमम होगा, और mg होता है वेट, यानी सबसे ज़्यादा तो हमारे पास सरफेस पर होगा। तो सरफेस पर मतलब जो है समुद्र तल पर, और समुद्र तल से चाहे ऊपर जाएंगे तब भी हमारे पास कम आएगा वेट, और नीचे मतलब ऊपर जाएंगे तब भी चाहे नीचे आएंगे तब भी, यानी हमारे पास पहला ऑप्शन सही है। क्या कह रहा है? W
W1 हमारे पास W2 जो है W1 से भी बड़ा होगा W3 से। बाकी हम ये नहीं कह सकते हैं कि W1 बड़ा है कि W3 बड़ा है, इसमें तो हम लोग कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वही कितनी ऊंचाई पर गए हैं, कितनी गहराई पर गए हैं, इस बात पे हम लोगों ने कोई वो नहीं किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को समझना जरूरी है। वेट का मतलब होता है mg, और g में वेरिएशन की बात कर रहा है, तो हमारे पास कौन सा फॉर्मेट लगेगा वो देखना है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तापमान बढ़ने पर द्रव का पृष्ठ तनाव घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड, सरफेस टेंशन माने पृष्ठ तनाव, तापमान बढ़ने से हम लोग गरम सूप, हम लोग को गरम खाना अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों उसका सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाता है, जिससे हमारे मतलब हम उसका ज़्यादा स्वाद ले पाते हैं। यानी तापमान बढ़ने से सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, घट जाता है। इसका एग्जाम्पल जब हम लोगों ने पढ़ाया था, यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं वीडियोज़, हमारे ऐप पर भी हम लोग की वीडियो जो चलती हैं उस पर भी अगर आपने लॉगिन किया है तो उसको देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो हमने क्या बताया था, देखो कपड़ा गर्म करने मतलब कपड़ा जो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, मम्मी लोग क्या करती हैं, उसको गर्म पानी में धुलती हैं। तो हमारे पास तापमान बढ़ जाने से पृष्ठ तनाव घट जाता है, यानी डिक्रीज हो जाएगा, यानी हमारे पास घटता है मेरे प्यारे बच्चों। आओ अगला क्वेश्चन देखें। यदि किसी पिंड का घनत्व 981 किग्रा प्रति मीटर क्यूब है तो पानी में डूब जाएगा। पानी आंशिक रूप से डूबी हुई पानी में तैरेगा, पूर्ण रूप से डूबी हुई पानी में तैरेगा, पूर्ण रूप से पानी में बाहर तैरेगा। If the density of the block is 981 kg per meter cube, then it shall sink in the water, float in with some part immersed in the water, float completely immersed in the water, float completely out of the water। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, वाटर ही है, तो उसके लिए परेशान नहीं होंगे, एक यहाँ से वो आ गया। तो हम लोग ये कहें मेरे प्यारे बच्चों, देखो हम लोग ये हैं कि पानी का घनत्व कितना होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। मेरे प्यारे बच्चों 1000 मीटर पर क्यूब, तो हमने ये कह दिया कि 1000 मीटर पर क्यूब में है, और इसका डेंसिटी क्या है, हमने ये कहा कि रो वाटर है, और रो बॉडी जो है वो 981 kg पर मीटर क्यूब है। तो बताइए किसका डेंसिटी ज़्यादा है, हमने पानी का ज़्यादा है तो तैरेगा, और पानी का अगर पानी का डेंसिटी ज़्यादा है तो तैरेगा, और तैरेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो पूरा अगर हमारे पास पूरा जीरो अगर डेंसिटी होता तो एकदम बाहर हो जाता, कोई दिक्कत ही नहीं, अंदर जाता ही नहीं। जैसे हवा, अगर हम लोग कहें कि हवा लगभग हमारे पास पानी के कंपैरिजन में एकदम होता है तो उसमें जा ही नहीं पाता, अंदर हमारे पास नहीं जा पाएगा। तो हम लोग ये कहें मेरे प्यारे बच्चे 981 की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो 981 यानी 981 अगर है तो इसमें हमारे पास कुछ पोर्शन हमारे पास क्या होगा, हमारे पास लगभग थोड़ा सा पोर्शन हम लोगों को क्या हो रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि 0.02% हमारे पास क्या होगा उसमें ऊपर से दिखाई देगा। 0.2% का मतलब क्या है, इसका डेंसिटी डिफरेंस बहुत कम है, लगभग पूरी तरीके से डूब करके तैरेगा, और डूब करके लगभग तैरेगा नहीं, फ्लोट विद सम पार्ट इमर्ज्ड इन वाटर, सम माने ज़्यादातर होगा, फ्लोट कंप्लीटली नहीं, फ्लोट कंप्लीटली आउट ऑफ द वाटर ये भी नहीं होगा। तो इसमें आंसर बी होगा मेरे प्यारे बच्चों, आंशिक डूबी हुई पानी में तैरेगा, कुछ ना कुछ हम लोग को दिखाई देगा। कब पूरी तरीके से डूब करके तैरता है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ये लिख करके जरूर बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों कि कब पूरी तरीके से डूब करके तैरेगा। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। गैस 300 मीटर पर सेकेंड वर्ग माध्यमूल चाल ज्ञात करो, जबकि इसका अणुभार दुगना और परमताप आधा कर दिया जाए। ये थोड़ा हिंदी में गड़बड़ दे दिया था क्वेश्चन, लेकिन फिर भी इंग्लिश में देखें, द RMS स्पीड ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल इज 300 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द RMS स्पीड इफ द मॉलिक्यूलर वेट इज डबल व्हाइल द टेम्परेचर इज हाफ। मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, ये कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी में सुनेंगे कि किसी हमारे पास गैस का जो RMS वैल्यू है, वर्ग माध्य मूल वेग है, वो 300 मीटर पर सेकेंड है। अगर इस माध्यम में अगर हम लोग ये कहें साउंड का जो स्पीड हम लोग RMS स्पीड गैस मॉलिक्यूल का, अगर हम लोग गैस का मॉलिक्यूलर मास दुगना कर दिया जाए और टेम्परेचर आधा कर दिया जाए तो इसका स्पीड कितना होगा। तो पहले तो हम लोग जाने कि VRMS होता कितना है, VRMS इज इक्वल्स टू अंडर रूट, हम लोग ये कहते हैं कि अंडर रूट अगर RMS की बात करें तो 3RT/mW होता है। mW क्या है मेरे प्यारे बच्चों, mW मॉलिक्यूलर वेट है, R सार्वत्रिक गैस नियतांक है यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोग ये कहें कि VRMS2 की अगर बात कर लिया जाए डैश, तो ये कितना हो जाएगा 3RT/2 डिवाइडेड बाई mW
2 MW। तो इन दोनों को अगर डिवाइड कर दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों तो VRMS हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो VRMS 300 था, डिवाइडेड बाई VRMS डैश इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर आ जाएगा 1 और डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/4 का अंडर रूट। 1/4 कहाँ से आ गया सर, ये नहीं समझ में आया। अरे भैया ये 2 नीचे जाएगा तो 2 + 2 2 × 2 4 हो जाएगा, और डिवीजन में है तो इसका ऊपर यानी हमारे पास दुगना, यानी VRMS इज इक्वल्स टू, देखो ये ऊपर 2 हो जाएगा, इधर जाएगा तो 300/2 कितना हो जाएगा 150 मीटर पर सेकेंड। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन होता है, जब आप भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो आसानी से आप लोग लिख पाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि साउंड का जो स्पीड होता है किसी माध्यम में कितना होता है, साउंड का स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, साउंड का स्पीड किसी गैसियस मीडियम में कितना होता है, इसका जल्दी से जल्दी आप लोग इसको टाइप करके इसमें लिख करके जरूर बताइएगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आधारित है, अरे द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, बिल्कुल सही बात है, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण पर नहीं, गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा संरक्षण यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं भैया। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए कि हम लोग कहें कि डेल्टा Q इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ये W क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, W होता है हमारे पास वर्क डन, ये हीट सप्लाई, ये आंतरिक ऊर्जा। तो जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आंतरिक ऊर्जा किसी गैस की, किसी आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करता है, तापमान पर, दाब पर या आयतन पर। मेरे प्यारे बच्चों इंग्लिश में इस बात को जरूर ये कमेंट करके लिखेंगे, प्लीज कमेंट योर आंसर, द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जेट विमान हवा में 2 मैक के वेग से उड़ता है, जब ध्वनि का वेग 320 मीटर पर सेकेंड है तो यान की चाल क्या है, जेट प्लेन फ्लाइज थ्रू एयर विद वेलोसिटी 2 मैक व्हाइल द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज इक्वल टू इतना, द स्पीड ऑफ प्लेन इज, देखो 2 मैक नंबर का मतलब क्या होता है, मैक नंबर इज इक्वल टू होता है द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बटे वेलोसिटी ऑफ साउंड, जो है किसी वस्तु का वेग बटे साउंड का वेग हमारे पास, और ये कितना दे रहा है 2 दे रहा है, तो v/332 इज इक्वल टू 2, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 2 × 332 यानी 664 मीटर पर सेकेंड, यानी 664 मीटर पर सेकेंड मेरे प्यारे बच्चों। तो ये मैक नंबर आप लोगों को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। तो जल्दी से आप लोग एक क्वेश्चन इस पर भी देखो, यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा कैसे पूछ सकता है, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है और इस पर कैसे क्वेश्चन बनेगा, उस चीज़ के लिए तो हम लोग अगले मॉडल पेपर में देखेंगे। मॉडल पेपर तो मैं हम लोग इतना MKC इतना आपको मॉडल पेपर सॉल्व कराएगी मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग को डिट्टो क्वेश्चन यहाँ से फंसने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए जिससे आपके पास क्वेश्चंस पहुंच पाएँ। और क्वेश्चंस आप लोगों को ये टाइप बताना है ये कमेंट बॉक्स में कि रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है। ये जैसे ही आप लोग वीडियो देख रहे होंगे उसके तुरंत बाद ही इसको आप लोग वो कह देंगे व्हाट इज़ द रेनॉल्ड्स नंबर, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं जरूर बताऊँगा। किसके कारण ध्वनि तरंगों में प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, इको इज प्रोड्यूस्ड बाय द साउंड वेव। कभी इको किया है? अरे भैया इको में क्या होता है, किसी का नाम बोलते हैं तो उधर से भी नाम आवाज़ आ जाती है। कुएं में अगर कभी आपने अगर हेलो बोला हो तो उधर से जो प्रतिध्वनि सुनाई देती है। तो भैया कैसे आएगा प्रतिध्वनि? प्रतिध्वनि का मतलब होता है किसकी वजह से आएगा, ध्वनि के परावर्तन, ध्वनि के प्रकीर्णन, ध्वनि के अपवर्तन, इनमें से कोई नहीं। द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड, स्कैटरिंग एंड रिफ्रैक्शन ऑफ द साउंड, नन ऑफ दीज। तो मेरे प्यारे बच्चों जब लौट के आएगा तभी तो हमें प्रतिध्वनि सुनाई देगा, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से जल्दी। विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या होगा, व्हाट इज द पाथ डिफरेंस फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है ये कमेंट बॉक्स में लिख करके अभी बताइए, लेकिन फिर भी मैं इसका आंसर बताता हूं। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे मिनिमम अपोजिट होना, और अपोजिट होने के लिए हमारे पास जो वेवलेंथ होना चाहिए, देखो अपोजिट होने के लिए एक चक्कर अगर हम लोग पूरा कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर कोई यहां पर है तो यहां पर होना चाहिए, तो
पाई फेज डिफरेंस हो, λ/2 पाथ डिफरेंस हो और t/2 टाइम डिफरेंस हो। तो हम लोग कहें इसी के मल्टीप्लाई में 3/2 लैम्डा होना चाहिए, 5/2 लैम्डा होना चाहिए, 7/2 लैम्डा होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जब ये अपोजिट होंगे तभी होगा। और ये सीक्वेंस हमारे पास ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, इसमें भी हमारे पास n/λ नहीं, इसमें सब आ जाएगा। तो हमारे पास केवल और केवल क्या बचता है 2n+1। यानी हम लोग ये कहें कि λ/2, 3λ/2, 5λ/2, 7λ/2 एंड सो ऑन अपोजिट होने के लिए हमारे पास सबसे पहला जो है वो कितना होना चाहिए, λ/2 होना चाहिए। उसमें बाकी लैम्डा जोड़ते जाएंगे तो बाकी सीक्वेंस हमारे पास मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन फिर से कि आप लोगों के लिए, ये तो हमारे पास किसके लिए है, विनाशी के लिए। हमने कहा कि समपोषी व्यतिकरण के लिए क्या होना चाहिए पथांतर, वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें मेरे प्यारे बच्चों। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण, मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन एकदम ऐसा आपके लिए सेलेक्ट करके लाया गया है, एकदम हूबहू मॉडल पेपर में ऐसा मिलेगा। इसमें थोड़ा सा लेवल और अप किया जाएगा और लेवल जो है एकदम जो एनडीए का है उसी लेवल से आएगा, थोड़ा सा उससे ऊपर लेकर के आएंगे क्वेश्चन, जिसकी वजह से आप लोग एनडीए आसानी से क्वालिफाई कर पाओ। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र दूरी के विलोमानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती से कम होता है, दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती से कम होता है, दूरी के साथ परिवर्तित वर्गमूल के, देखो वर्ग के विलोमानुपाती होता है, वर्गमूल के विलोमानुपाती में अंतर है। The electric field due to a point charge is decreases as the inversely proportional to the distance. Decreases as the inversely proportional to the square of the distance. Decreases as the inversely proportional to the square of the distance. Does not change. मेरे प्यारे बच्चों बता दो जल्दी से क्या फॉर्मूला होता है, E = KQ/R²। तो देखो इन्वर्सली एकदम डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड है, यानी इन्वर्सली है स्क्वायर का, यानी दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होगा, उससे कम होता है। हमारे पास डिक्रीजेज एज द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए मेरे प्यारे बच्चों कि पोटेंशियल, पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल कैसे हमारे पास दूरी के साथ चेंज होता है, परिवर्तित होता है, उस क्वेश्चन को भी देख लेंगे। अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव के बीच क्षेत्रफल, वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के बीच कोण कितना होगा। तो अक्षीय सदिश मतलब हमारे पास क्या है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू इट्स ऑन इट्स एक्सियल एक्सिस लाइन। हमने कह दिया कि -q है बेटा, ये क्या है +q है, और ये हमारे पास एक्सिस होता है। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से अवे होगा और इसकी वजह से निगेटिव वाले की वजह से टुवर्ड्स होगा, और टोटल इस डायरेक्शन में। और मैग्नेटिक फील्ड का जो मोमेंट का डायरेक्शन होता है ये भी इधर ही है। तो E का डायरेक्शन और P का डायरेक्शन दोनों हमारे पास क्या है बेटा, सेम है, यानी एक ही डायरेक्शन में होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? यानी इनके बीच का एंगल जो होगा हमारे पास कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 0 हो जाएगा। देखो अब यही क्वेश्चन पूछ लेता कि हमारे पास जो इक्वेटर है, इक्वेटर पर कितना होगा, उसको भी जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को कमेंट करना बहुत जरूरी है। ये इक्वेटोरियल पॉइंट होता है और P का डायरेक्शन ये इधर होता है। तो अगर आपको नॉलेज है तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर बताइए। क्या बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इक्वेटोरियल एक्सिस निरक्ष पर, और हमारे निरक्ष पर जो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तथा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल कितना होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगर हम कहें, देखो बेटा हमारे यहाँ मॉक टेस्ट भी होता है, फ्री मॉक टेस्ट भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, एवरी संडे होता है। बाकी अगर आप उसको चाहें कि आप मॉक टेस्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहते हो तो उस मॉक टेस्ट के लिए आप लोग इसको परचेज भी कर सकते हैं हम लोग के वेबसाइट से। तो आप लोगों को जाना है मॉक टेस्ट प्रेप ऐप पर, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओनली 10 सेट जो है हमारे पास 99 रुपीज़ में है, 20 सेट्स जो है हमारे पास 199 रुपीज़ में है, और 30 सेट्स हमारे पास हैं 299। एकदम डिफरेंट, सबसे अलग और सबसे सुटेबल और सटीक आपको मॉडल पेपर यहाँ पर मिलेगा। तो आप लोग इसके लिए ज्वाइन भी कर सकते हैं, और प्रत्येक मॉक टेस्ट, इसके अलावा अगर ये नहीं भी जाना चाहते हैं तो आप मॉक टेस्ट जरूर ज्वाइन कीजिए। फ्री मॉक टेस्ट प्रत्येक रविवार जो होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए निम्न परिपथ में I का मान होगा, वैल्यू ऑफ करेंट I इन द फॉलोइंग सर्किट।
यहाँ पर I जो हम लोग को दिया है बेटा ये बताना है। तो ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ पर हमारे पास बेस्ड होता है, जिसको हम लोग करंट लॉ कहते हैं और या जंक्शन लॉ भी हम लोग कहते हैं। ये चार्ज के कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है। क्या बेस्ड होता है मेरे प्यारे बच्चों? जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ है वो किस पर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, देखो जितना हमारे पास इनकमिंग है उतना ही तो आउटगोइंग होगा, इससे कोई लेना देना नहीं। अगर जोड़ना भी चाहे तो हम लोग जोड़ सकते हैं, लेकिन जितना इनकमिंग है उतना ही तो आउटगोइंग होगा। तो 10 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो जाएगा कितना? ये तो इंटरनल हो गया, इंटरनल हो गया। इसको पूरा एक जंक्शन बना लिया जाए तो भी हम लोग कर सकते हैं। तो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 13 एम्पियर आएगा, 13 एम्पियर। तो कितना आ जाएगा? 10 और 2 12 और 1 13, 13 एम्पियर हमारे पास करंट आई होगा। इज इट क्लियर? आइए नेक्स्ट। ए भुजा के वर्ग के केंद्र से ठीक a/2 दूरी पर हमने कह दिया कि एक वर्ग बनाओ, और इस वर्ग से हमसे ये कह रहा है कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज Q रखा है और ये कितना डिस्टेंस है? a/2 डिस्टेंस है और ये वर्ग A है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ये पूरा हमारे पास क्यूब बनेगा तो हमारे पास ये केवल एक फेस होगा ना, तो इससे वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस a/2 परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अबव द सेंटर of the square of the side A, the electric flux through the square is। above का मतलब इसको ऐसे नीचे रखा, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं ये ऐसे रखा हुआ। तो एक इमेजनरी अगर हम लोग प्लेन बनाएंगे तो केवल एक फेस, और एक कितने फेसेस होते हैं किसी भी स्क्वायर में? हमारे पास जो फलक की संख्या होती है वो 6 होती है मेरे प्यारे बच्चों, और एक फलक से हमारे पास दो। टोटल कितना होता है हमारे पास? 5 टोटल इज इक्वल टू होता है Q/ε0। अब हम लोग कहें कि एक फेस से कितना जाएगा? फेस, यानी हमारे पास टोटल वर्ग से कितना जाएगा? Q/6ε0, यानी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? डी ऑप्शन हो जाएगा। ये किस पर बेस्ड था? गॉस थ्योरम पर बेस्ड था, और गॉस थ्योरम ने हमारे पास क्या डेफिनेशन दिया था? टोटल Q_ε0 होता है, लेकिन वो इनक्लोज्ड होना चाहिए। ये इनक्लोज नहीं था, एक अकेला है, इसलिए हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों ट्रांसफार्मर में किस प्रकार की हानियां नहीं होती हैं? हमने कहा कि कोई मोशन ही नहीं होता है, और मोशन नहीं होगा तो हमारे पास देखो भैया, मैकेनिकल लॉस, कॉपर लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस, एडी करंट लॉस, ये सभी आपने पढ़ा है। कॉपर लॉस जो हमारे पास रेजिस्टेंस होता है वायर का, उसकी वजह से। हिस्टैरिसीस लॉस जो मतलब अल्टरनेटिंग करंट है, उसकी वजह से मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होता है वो। एडी करंट जो हमारे पास मटेरियल होता है उसके सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो मैकेनिकल यहाँ पर कोई मूवमेंट ही नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, तो यांत्रिक हानियां हमारे पास ट्रांसफार्मर में नहीं होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसीलिए इसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है मेरे प्यारे बच्चों। ये भी ट्रांसफार्मर के लिए पूछा जाता है। सौर विकिरण किसके द्वारा मापी जाती है? सोलर रेडिएशन इज मेजर्ड बाय, हमने कहा कि देखो पायरोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर, पायरोमीटर, एस्ट्रोमीटर, ये नाम दे दिया। अब बताओ सोलर रेडिएशन किससे हो जाता है? पायरोमीटर से। एस्ट्रोमीटर किसके काम आता है? एस्ट्रोमीटर हमारे पास तारों की स्थिति पता करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। हम लोग बैरोमीटर किसके लिए यूज करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए, और ये हमारे पास गेज प्रेशर मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो मैंने इन सब के बारे में भी बता दिया ये कौन सा कहां पर यूज होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसके कारण सूर्य वास्तव में रूप से उगने में थोड़ा पहले दिखाई देता है? द सन इज विजिबल ए लिटिल बिफोर द एक्चुअल राइज बिकॉज विच ऑफ द फॉलोइंग। मेरे प्यारे बच्चों हमने कहा कि देखो परावर्तनीय परावर्तनीय परावर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, नहीं रिफ्लेक्शन से नहीं होता है। परावर्तनीय विक्षेपण, डिस्पर्सन से नहीं, डिस्पर्सन से भी नहीं होता है। परावर्तनीय विवर्तन, डिफ्रैक्शन से भी हमारे पास नहीं होता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यानी परावर्तनीय अपवर्तन से, यानी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन हमारे पास जानते हो क्या होता है? जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में रेज आती है तो अपने पाथ से डिविएट हो जाती है, जिसके कारण हमारे पास उसकी एक्चुअल पोजीशन हमें नहीं दिखाई देती है, वो हमारे पास अलग अलग हो जाता है। एक आदमी एक समतल दर्पण से की ओर 2 मीटर पर सेकेंड की चाल से दौड़ रहा है। ये हमारे पास समतल दर्पण है। अगर एक आदमी यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड की चाल से दौड़ रहा है तो इसका इमेज भी हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से उतनी ही दूरी पर होगा और 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द मिरर हमारे पास दौड़ेगा। और अगर ये इधर आ रहा है तो इसका स्पीड इसके रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड का हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो हमसे ये
ये पूछा है मैन रन्स टुवर्ड्स द प्लेन मिरर एट अ स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, द रिलेटिव स्पीड ऑफ हिज इमेज विद रिस्पेक्ट टू हिम विल बी। तो खुद के इस पर बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिरर्स वगैरह में मेरे प्यारे बच्चों, और इसको आपको याद रखना है, मतलब इनके कॉन्सेप्ट्स को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। आइए हम लोग आगे चले। हमने कहा कि नेक्स्ट क्वेश्चन अगर है, किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद निम्नलिखित में से किस तरंग में अधिकतम विचलन होता है, मैक्सिमम डेविएशन व्हाइल पासिंग थ्रू द प्रिज्म। हमने कहा कि देखो भैया प्रिज्म में विबग्योर बनता है, हम लोग जानते हैं कि सबसे कम विचलन जो होता है वो रेड का होता है, सबसे ज़्यादा हमारे पास जो होता है वो किसका होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है हमारे पास वॉयलेट लाइट का। किसका होता है? वॉयलेट। विबग्योर याद तो होगा ना, बैगनी। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से ये बताइए, इन सातों कलर का नाम बताइए, सबसे कम डेविएशन किसमें होगा, उस चीज़ के बारे में आप लोग जरूर बताइएगा। तो कमेंट बॉक्स में मैं आप लोग का ये आंसर देखना चाहता हूँ, तो जल्दी से बताइए मेरे प्यारे बच्चों। एक गोली हवा का बुलबुला कांच के टुकड़े के अंदर बंद है, बुलबुले से गुजरने वाली प्रकाश किरण के लिए इसका व्यवहार किसके जैसा होगा। देखो ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। हमने कह दिया कि कांच है और इसमें एयर है, हवा है, और ये कांच का मटेरियल है। तो देखो बेटा, अगर हमारे पास कोई बाहर सराउंडिंग हैवी अगर हो जाता है तो नेचर बदल जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ये देखने से तो हमें कॉन्वेक्स लग रहा है, लेकिन ये माध्यम जो है वो ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसीलिए इसमें हमारे पास डाइवर्जिंग हो जाएगा, न कि कन्वर्जिंग। क्यों? मतलब ये अपना नेचर, अपना प्रकृति बदल देगा। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो व्यवहार करेगा किरण के लिए वो कैसा होगा मेरे प्यारे बच्चों, डाइवर्जिंग लेंस की तरह होगा, यानी अपसारी लेंस की तरह होगा। अभी सारी कन्वर्जिंग होता कब होता, जब माध्यम इससे और कमजोर होता, लेकिन माध्यम हमारे पास स्ट्रांग है, इसलिए हमारे पास यहां पर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। एक स्वस्थ व्यक्ति का निकट एवं दूर दृष्टि क्रमशः कितने होते हैं? निकट दृष्टि का मतलब बिना लेंस के, बिना एकदम स्वस्थ आंख के वह कितना मिनिमम डिस्टेंस देख सकता है। तो हमने कहा कि भैया कहा जाता है किताब को बहुत नजदीक से नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो चश्मा लग जाएगा। देखो मेरे को भी लगा है। तो कितना होता है भैया? 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर। और दूर दृष्टि, हम चांद को भी देखना चाहते हैं, हम लोग सितारों को भी देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे, अगर नॉर्मलाइज है। मैं नहीं देख पाता हूँ यार, मेरे प्रॉब्लम है आँख में, ठीक है। तो प्रॉब्लम है आँख में, तो उस प्रॉब्लम के लिए हमारे पास चश्मा लगाना पड़ता है। तो 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी। तो हमारे पास जो दूर, हमारे पास नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है और दूर पॉइंट हमारे पास कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस मॉडल पेपर में हम लोगों ने इतने क्वेश्चन रखे हैं, जो मैंने कहा है कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए आप जरूर लिखिएगा। इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे प्यारे बच्चे, और आप लोग जितना जल्दी से जल्दी ऑफलाइन आ सकते हैं क्लास कैंपस में जरूर आइए, आप लोग का मोस्ट वेलकम है। और हम लोग यहाँ ऑफलाइन पढ़ेंगे, और जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं आप लोग ऐप डाउनलोड कर लें मेरे प्यारे बच्चों, और ऐप पर भी आपको सुटेबल और अच्छी चीज़ें आप लोग को बताई जाएंगी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही करते हैं इस मॉडल पेपर में। अगले मॉडल पेपर की शूटिंग के लिए हम लोग मिलते हैं मेजर गर्ल्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद एंड जय भारत मेरे प्यारे बच्चों।